हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में हम जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जितने भी रेस्ट ऑफ द जी एग्ज़ाम्स है JK SSB के, तो उन सब के लिए जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो है एक सिलेबस का हिस्सा है और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज ऑफ दीज 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2024। इसमें हम कुछ करंट अफेयर्स भी देखेंगे, साथ साथ में हम GK भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इन महाराष्ट्र has been selected by the Union Minister of Youth Affairs and Supports as the venue to host the National Youth Festival 2024। यानी कि जो महाराष्ट्र की किस सिटी को सिलेक्ट किया गया है नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 के लिए, इसका जो राइट आंसर है वो है नासिक। नासिक को सिलेक्ट किया गया था फॉर दिस नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 नासिक को। और अगर हम डिटेल की बात करें, इसकी डिटेल देखें, नासिक ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। जो महाराष्ट्र की सिटी है नासिक, इसको सिलेक्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। किस चीज़ के लिए? टू होस्ट द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024। इसको होस्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट किया गया है। और अगर हम जो अनाउंसमेंट हुई थी उस टाइम पे, तो उसी हिसाब से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था, जो कि एक 5 डे यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है। 5 डे यूथ फेस्टिवल होता है ये, जो कि नासिक में 12 जनवरी से शुरू हो गया था और इसको इनॉग्रेट किया था PM नरेंद्र मोदी ने। और इसमें जो है टोटल 7,500 यूथ्स ने अक्रॉस द इंडिया पार्टिसिपेट किया था। और ये जो यूथ फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है एवरी ईयर, यानी हर साल इसको मनाया जाता है। किस चीज़ के लिए? टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो कि स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है वो 12 जनवरी को, इसी दिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो नासिक सिटी का सिलेक्ट होना एज अ होस्ट, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है नासिक न्यूज़ लाइंस में भी रहा, हेडलाइंस में रहा और काफ़ी सारा अटेंशन गेन किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम पहले से प्रेपरेशन चल रही थी टू होस्ट दिस फेस्टिवल। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अदोरा मैजिक सिटी इज़ द फर्स्ट होम ग्रोन क्रूज शिप ऑफ विच कंट्री। यानी कि एक होम ग्रोन, यानी कि अपने मुल्क में एक क्रूज बनाने वाला, एक क्रूज शिप बनाने वाला कौन सा मुल्क है जिसका नाम है अदोरा मैजिक सिटी। ये होम ग्रोन क्रूज शिप है, किस मुल्क ने बनाया? अगर हम इसका सही जवाब देखें तो वो है चाइना। ऑप्शन नंबर B, चाइना इज़ द राइट आंसर। चाइना ने इस क्रूज शिप को बनाया है। इसके बाद हम इसकी डिटेल देखें तो चाइना जो है इसने लॉन्च किया है अपना पहला होम ग्रोन क्रूज शिप अडोरा मैजिक सिटी, जो इसने शांघाई एयरपोर्ट से रिलीज़ किया, जिसको लॉन्च किया गया शांघाई पोर्ट से जनवरी में इसको किया गया लॉन्च 2024। और ये एक मेडन कमर्शियल वॉयज पे निकला उसी दिन शांघाई पोर्ट से जब इसको लॉन्च किया गया। और इसके अलावा अगर हम इस क्रूज़ शिप की बात करें, इसमें आप पाओगे लाइक महजोंग रूम्स, इसमें है हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट्स है, 16 डेक लग्जरी शिप टारगेट्स है, जो कि चाइना के डोमेस्टिक टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है और लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये एक चाइना के लिए एक नेशनल प्राइड है इन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ग्राउज। और इसकी जो है सक्सेस भी देखने को मिलती है कि ये जो क्रूज़ शिप है कितना ज़्यादा न्यूज़ों में रहा और कितना ज़्यादा लोगों को इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरह, जो हमें दिखाता है चाइना की जो है शिप बिल्डिंग पावर और इसका जो अटेम्प्ट है टू अराइवल फॉरेन क्रूज लाइनर्स, बाकियों को टक्कर देने में कितना दम है और कितना काम कर रही है चाइना, वो भी हमें इससे पता चलता है। सो इसके बाद दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 1 सेकेंड। We state government signed an MOU with Jackson Green for a green hydrogen project। किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जैक्सन ग्रीन के साथ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर है इसका राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर, दैट्स ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम डिटेल पे जाए तो
जो जैक्सन ग्रीन है ये एक एंगेजड इन रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, यानी जैक्सन ग्रीन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है, और रिसेंटली इन्होंने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। किस चीज़ के लिए? ताकि ये एक ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बना सके राजस्थान में। दिस एज्यूम सिग्निफिकेंस एज इंडिया टारगेट्स बिकम, क्योंकि इंडिया जो है ये इस टारगेट पे चला है कि एक ग्लोबल हब बने इंडिया में फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इसीलिए इन्होंने ये एमओयू साइन किया, और एक बड़ा एक्सपोर्टर बने इस मामले में इंडिया बाय 2020-30। दैट्स वाई दे हैव साइंड दिस मेमोरेंडम विथ जैक्सन ग्रीन। और जो जैक्सन ग्रीन है ये अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं गुजरात में भी, इसके अलावा राजस्थान में ऑलरेडी किया है, गुजरात में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तमिलनाडु में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहाँ का पोटेंशियल ये देख रहे हैं, ताकि ये वहाँ पे भी अपने जो है सेटअप खड़ा कर सके। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी जो पार्टनरशिप राजस्थान के साथ है वो ऑलरेडी हो गई एडवांसेस नेशनल डिकार्बनाइजेशन गोल, जिससे हमें किस चीज़ का अंदेशा मिलता है कि हमारा जो मुल्क है वो डिकार्बनाइजेशन गोल्स की तरफ जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ONGC Videsh, the overseas investment arm of the ONGC, holds a 40% stake in the San Cristobal field that was recently in news. In which country this field is located? यानी कि ये जो सैन क्रिस्टोबॉल फील्ड है ये किस मुल्क में है लोकेट है, जो कि हाल में न्यूज़ों में आया था। किस चीज़ की वजह से? क्योंकि ONGC विदेश ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, इनका एक जो 40% स्टेक है इसमें, यानी कि इसका जो है 40% स्टेक है इसमें। दैट्स वाई ये रिसेंटली न्यूज़ों में था, और ये किस कंट्री में वो हमें देखना है। नाउ अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट्स वेनेजुएला। वेनेजुएला इज द राइट आंसर, दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेनेजुएला इसका सही जवाब है। अगर हम डिटेल की बात करें तो वेनेजुएला जो है उन्होंने एग्री किया है इस चीज़ से कि वो इंडिया को ऑयल प्रोवाइड करेंगे थ्रू ONGC विदेश, जो कि एक एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन फॉर पेंडिंग डिविडेंड अमाउंटिंग टू अप्रॉक्सीमेटली $600 मिलियन। यानी कि वेनेजुएला जो है ये प्रोजेक्ट वो जो है वो डेट में है। ONGC का जो उनके पास कर्जा है वो है $600 मिलियन, और उन्होंने ये एग्री किया है कि हम अब इंडिया को इसके बदले ऑयल प्रोवाइड करेंगे। और ये जो डिसीजन है फॉलोज द ईजिंग ऑफ US सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला अलाउइंग इंडियन रिफाइनर्स टू रिज्यूम द परचेज ऑफ वेनेजुएलियन ऑयल। जिससे क्या होगा कि इंडिया अब वेनेजुएला से जो है ऑयल ले सकता है, परचेज कर सकता है इस एग्रीमेंट पे, और इनके इस डिसीजन से है US का जो सैंक्शन है वेनेजुएला पे वो काम हो रहा है, वो काम होने वाला है। और अगर इसके अलावा हम देखें ONGC विदेश जो है ये एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की, जिसका टोटल स्टेक 40% है सेन क्रिस्टोबॉल फील्ड में, जो कि ईस्टर्न वेनेजुएला में लोकेटेड है। एक बहुत ही हैवी ऑयल बेल्ट इसको माना जाता है इस एरिया को। द एग्रीमेंट टू एलोकेट क्रूड कॉर्जन इन ल्यू ऑफ द एक्रूड डिविडेंड इज पार्ट ऑफ OLV's continuous dialogue with PDVSA, Venezuela State Oil Company, to recover the dividend through various mechanism including the allocation of crude oil। यानी कि जो इस कंपनी का डिविडेंड है वेनेजुएला में, उस डिविडेंड के बदले जो वेनेजुएला गवर्नमेंट है वो इंडिया को क्रूड ऑयल प्रोवाइड करेगी, ताकि ये जो डिविडेंड है वो वहाँ से ये चुका सके। दिस इज़ हाउ इट विल गो। सो ये जनवरी में हुआ था, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ों में रहा था। दैट्स वाई इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है? विच आर्किटेक्ट फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय अडानी ग्रुप ऑफ for preparing the draft city master plan of दवारी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी अडानी ग्रुप जो है उन्होंने एक फर्म को अपॉइंट किया है जिनका क्या काम है, एक ड्राफ्ट तैयार करना, ताकि जो दवारी है उसको रीडेवलप किया जाए, उस को एक शहर में तब्दील किया जाए, काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जाए उसको। वो जो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे है वो अडानी ग्रुप ने किस फर्म को दिए हैं, किस आर्किटेक्ट को दिए हैं। तो अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ हफीज़
कंट्रैक्ट। हफीज़ कंट्रैक्टर को जो है ये कंट्रैक्ट मिला है फ्रॉम अडानी ग्रुप। और अगर हम इसकी डिटेल थोड़ी सी देखें कि क्या चीज़ है ये, करेक्ट आंसर है हफीज़ कंट्रैक्टर। जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उन्होंने अपॉइंट किया है हफीज़ कंट्रैक्टर आर्किटेक्चर्स को कि वो प्लान करे, एक सिटी प्लानिंग करे, एक ड्राफ्ट तैयार करे, इस सिटी का, सिटी डेवलपमेंट का एक ड्राफ्ट तैयार करे जो कि किस सिटी के लिए, दवारा प्रोजेक्ट के लिए है। और उसके साथ जो है अलॉन्ग विथ यूएस फर्म ससाकी एंड बोरो हपॉल्ट, और इनके साथ मिलके जो है हफीज़ कंट्रैक्टर एक डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे इस शहर के लिए, ताकि इसमें जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाए। ये जो कंट्रैक्टर है इज़ नून फॉर स्लम रिहेबिलिटेशन, क्योंकि ये कंट्रैक्टर माना जाता है स्लम रिहेबिलिटेशन के लिए और सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनसे कि गरीब लोगों की जो लाइव्स है उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव किया जाता है। दैट्स वाई अडानी ग्रुप ने इस कंट्रैक्टर को ये वाला कंट्रैक्ट दिया है, ताकि ये इस सिटी के रीडेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट ड्राफ्ट या प्लान तैयार करे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रोफेसर BR Cambodge, who was recently announced winner of 14th MS Swaminathan Award, is associated with which field? यहाँ से बहुत सारे सवाल निकलते इसी क्वेश्चन में से। जो प्रोफेसर BR Cambodge है, जिसको रिसेंटली अनाउंस किया गया कि वो विनर बने हैं 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड के, वो किस फील्ड से रिलेटेड है, वो किस फील्ड से वाबस्ता है? अगर हम सही आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से ये रिलेट करते हैं, एग्रोनॉमी फील्ड से ये वाबस्ता है। अगर हम इसके डिटेल की बात करें तो डिटेल इस तरह से है, जो प्रोफेसर BR कैम्बोज है वो वाइस चांसलर रह चुके हैं ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके वो ऑलरेडी चांसलर रहे, वाइस चांसलर रहे, और उसको अवार्ड किया गया MS स्वामीनाथन अपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए साइंटिस्ट भी, या इसको हम एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं। जो प्रोफेसर कैम्बोज का जो काम है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है अगर हम एग्रीकल्चर साइंस की बात करें, दैट्स वाई इसको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके अलावा ही हैज़ पब्लिश अराउंड, इसने लगभग 300 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए और बहुत सारे आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स, बुक्स, टेक्निकल मैगजीन्स में इसने ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो जिसकी वजह से इसको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। और ये हिज अवार्ड वाज प्रेजेंटेड, और इसको जो ये अवार्ड है ये दिया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, इसको जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वन हेल्थ वन वर्ल्ड, ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो हुई थी, उसी में इसको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया, जिससे हाईलाइट हुआ कि इसका कितना इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस रहा है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग टू, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, that is Peter Fala, the guest of honor at the 10th Vibrant Gujarat Global Investors Summit, is the Prime Minister of which country? यानी कि एक बंदा है जिसका नाम है पीटर फला, ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे 10th Vibrant गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में, ये किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है? और अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ये जो है प्राइम मिनिस्टर है क्रंच रिपब्लिक के, क्रंच रिपब्लिक के ये प्राइम मिनिस्टर है, और यही यहाँ पे ग्वालियर में आए थे लास्ट टाइम इसी साल जनवरी के मंथ में, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। अगर हम इसके डिटेल की बात करें, जो पीटर फाला है ये सर्विंग गेस्ट ऑफ ऑनर रहे थे इस साल 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, जो कि प्राइम मिनिस्टर है क्रंच रिपब्लिक के। इसकी जो प्रेजेंस है वो उसने, इसके आने से जो है इस इवेंट की जो है सिग्निफिकेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गांधीनगर में आए थे, और इससे हमें इस बात का भी पता चलता है कि जो इंडिया और क्रंच रिपब्लिक के बीच में जो रिलेशंस है वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बन गए, वो ज़्यादा और मजबूत बन गए, और कैसे ताल्लुक़ है इनके बीच में वो भी हमें इसके आने से पता चला कि एक अच्छी रिलेशन इंडिया क्रंच रिपब्लिक के साथ बना रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये जो समिट था इसको माना जाता है फॉर अट्रैक्टिंग ग्लोबल लीडर्स एंड इन्वेस्टर्स, इस समिट में आते हैं पूरी दुनिया से, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल इकोनॉमिक
इकोनॉमिक एंड ट्रेड डिस्कशंस के लिए, यानी कि तिजारत वगैरह के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, जिसमें पूरे दुनिया से ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स या ग्लोबल लीडर्स आते हैं। और इसी में जो है क्रंच रिपब्लिक पीएम की जो पार्टिसिपेशन हुई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इसके अलावा और भी ग्लोबल लीडर्स बहुत सारे आए थे इसमें, जिससे हाईलाइट हुआ क्रंच रिपब्लिक्स एक्टिव एंगेजमेंट इन ग्लोबल इकोनॉमिक डायलॉग्स एंड इट्स पार्टनरशिप विद इंडिया इन वेरियस सेक्टर्स। उस चीज़ पे भी फोकस रहा, वो चीज़ भी जो है लाइमलाइट में आई, और ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, who has been named as the president designate for the 29th session of the conference of the parties। यानी COP 29 जो है इसका प्रेसिडेंट डेजिग्नेट प्रेसिडेंट 29th सेशन में किसको चुना गया। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका दैट्स ऑप्शन नंबर बी, मुख्तार बाबियेव। मुख्तार बाबियेव जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इसको चुना गया है इसका जो है प्रेसिडेंट डेजिग्नेट इन द 29th सेशन। अगर हम डिटेल की बात करें, अगर हम मुख्तियार बाबायेव की बात करें तो ये अज़रबैजान जो है वहाँ के मिनिस्टर फॉर इकोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, और इसको इसी का नाम लिया गया या इसी को बनाया गया प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर द 29th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP 29 जिसको हम बोलते हैं। और ये जो बाबायेव है ये प्रीवियसली अगर हम इसकी बात करें तो ये काम करते थे एज एन एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ द अज़रबैजान रिपब्लिक, वहाँ की एक ऑयल कंपनी में ये काम करते थे इससे पहले, और विल लीड द ग्लोबल क्लाइमेट टॉक्स। और COP 29 में ये ग्लोबल क्लाइमेट टॉक्स पे अपनी बात रखेंगे, और उसकी जो है ये लीडर रह चुके, उसको लीड करेंगे इनफैक्ट। और इसका जो अपॉइंटमेंट है फॉलोज द प्रेसिडेंट सेट बाय, इसका जो अपॉइंटमेंट रह चुका है इससे पहले जो थे वो थे सुल्तान अल जबीर जो थे चीफ ऑफ द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इससे पहले वो COP 29 को लीड करते थे, हु प्रिजाइडेड ओवर द प्रीवियस ईयर्स COP 28। दिस डिसीजन हैज़ बीन एन point of interest given Babayev's ties to the oil industry and ongoing discussions about transmission away from fossil fuels in global energy system. The role of the president designate is crucial in steering the conversation। और इस president का यही रोल होता है कि जो conversation होती है या outcome of the conference होती है उस चीज़ पे ध्यान रखना, और पूरे दुनिया में इस चीज़ को दिखाना, पूरे दुनिया में इस चीज़ को। COP 29 के जो सेशंस होते हैं उसमें जो कुछ भी होता है उसमें जो है लीडिंग रोल जो होता है इसके डेजिग्नेट प्रेसिडेंट का होता है, उसके लिए इसको चुना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखिए, स्पेशली इन द लाइट ऑफ द क्रिटिकल एनवायरनमेंट चैलेंजेस फेस्ड ग्लोबली, जो भी एनवायरमेंटल क्रिटिकल कंडीशंस आज या चैलेंजेस पूरी दुनिया में फेस किए जाते, उन चीज़ों को भी इस COP सेशन में या कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और कुछ आउटकम्स वहाँ से निकाले जाते हैं जो थ्रू आउट ग्लोब फैलाए जाते हैं, और उन पे डिस्कस किया जाता है और उनको अप्लाई किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट COP 29 एंड इट्स डेजिग्नेट प्रेसिडेंट। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। यानी कि WTO जो सेशन हुआ जेनेवा में, वहाँ पे इंडिया के किस बंदे को इंडियन एम्बेसडर चुना गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का एम्बेसडर कौन बना जेनेवा में। अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंथिल पेंडियान। सिंथिल पेंडियान जो है सिंथिल पेंडियान जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, इंडियन एम्बेसडर बने हैं ये WTO में जेनेवा में। अगर हम सिंथिल पेंडियान की बात करें तो ये एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश कैडर के इन 2002 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं ये उत्तर प्रदेश को, और इसी को इंडियन एम्बेसडर जो है सिलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जेनेवा में। इसका जो अपॉइंटमेंट है वो अप्रूव हुआ है बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसको ACC बोलते हैं हम। 5 जनवरी 2024 को इसका अपॉइंटमेंट जो है वो अप्रूव हुआ एज एन एम्बेसडर फॉर इंडिया। और ये जो है इसकी टेन्योर जो है वो 3 साल की, यानी 3 साल के लिए इस पोस्ट पे काम करेंगे। 3 साल के लिए इसको चुना गया है, इनकी जो टर्म होती है दैट इज़
3 years, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। दिस अपॉइंटमेंट फॉलोज द एंड ऑफ, और जब ये बने इससे पहले जो थे वो थे ब्रजेंद्र नवनीत जो है उसकी टेन्योर ख़त्म हो गई और यहाँ पे जो है इसको चुना गया एज एन इंडियन एम्बेसडर टू द WTO। जो सेंथल पेंडियान है वो अब न्यू रोल कम्स एट ए क्रूशल टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग विद चैलेंज लाइक इन्फ्लेशन, यानी कि उसका रोल तब आ गया, वो एम्बेसडर तब बना जब दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि इन्फ्लेशन का चैलेंज है, हाई इंटरेस्ट रेट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इस टाइम में उसको एक इंडियन एम्बेसडर WTO में अपना रोल देना है और इन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करनी है इंडिया को और साथ साथ पूरी दुनिया को। इसकी जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करेगी एज एन, अगर हम इंडियन इंटरेस्ट्स की बात करें ग्लोबल ट्रेड एरना में, स्पेशली अगर हम अपकमिंग WTO मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस की बात करें या जितने भी ऑन गोइंग नेगोशिएशंस, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रिलेटेड इश्यूज जो है पूरे दुनिया में, उन पे जो कॉन्फ्रेंसेस हो रहे, नेगोशिएशंस हो रहे इंडिया के थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन पे जो है इसका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहेगा सिंथल का, क्योंकि अब ये इंडिया के जो है एम्बेसडर है WTO में। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच स्टेट इन इंडिया is set to release its Human Development Index report for tribal groups, becoming the second state to do so after Kerala। यानी कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट निकालने वाला है अपने ट्राइबल ग्रुप्स का, और वो इंडिया का दूसरा स्टेट बनेगा ये काम करने वाला, क्योंकि पहला जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है केरला स्टेट ने। तो वो कौन सा स्टेट है? अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका ये करने जा रहा है और कर्नाटका इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर बनेगा। कर्नाटका एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज करने वाला अपने ट्राइबल ग्रुप्स का, तो ये इंडिया का सेकंड स्टेट बनेगा ये काम करने वाला। केरला जो है वो पहला स्टेट ऑलरेडी है जिन्होंने ये काम किया हुआ है। और जो रिसर्च प्रोजेक्ट है अंडरटेकन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी, यानी कि इसका जो प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट, उसको लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ने, वो इसको स्टडी करेंगे। इसमें सोशल एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव पॉलिसी को स्टडी करके ट्राइबल ग्रुप्स का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है उसको तैयार किया जाएगा आने वाले टाइम में। और इसका जो डायरेक्टर है वो है DC नंजुंदा और प्रोफेसर GS प्रेमा कुमार, जो कि मध्य PG स्टडी सेंटर डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से है। वो इसको वो इस रिसर्च के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ लगे हुए और इसको स्पॉन्सर करेगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसकी एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी होगी जो कि कंडक्टेड ओवर 3 years, जिसमें कि कितना टाइम लगा, ऑलरेडी 3 सालों की ये स्टडी है, 3 सालों का डेटा इसमें कलेक्ट किया गया। और इसमें जो है डेटा फ्रॉम 5000 मेंबर्स ऑफ मोर देन 51 वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी 5000 लोगों से इसमें डेटा कलेक्ट किया गया। और ये जो 5000 लोग हैं ये 51 ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो कि कर्नाटका के पूरे स्टेट में फैले हुए हैं। उनसे डेटा को कलेक्ट किया गया और उसके नतीजे, उस डेटा के रिजल्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ दैट डेटा एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसको बनाया गया। ट्राइबल ग्रुप्स का ये बनाया गया कर्नाटका स्टेट के दौरा, और ये दूसरा स्टेट बना इंडिया का टू डू सो, क्योंकि केरला ने ऑलरेडी किया हुआ है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ तक जो है हमने जनवरी 2024 के सारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस और करंट हैपनिंग्स को डिस्कस किया विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल। इसके बाद हम जो है फरवरी मंथ को अब डिस्कस करेंगे इन ओवर नेक्स्ट वीडियो। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी और मार्च को कवर करेंगे होपफुली। सो अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सको और ज़्यादा बेहतर बना सको ऑल राउंड टीचिंग के साथ। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।